अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सन 1999 की वो सर्द रात जब बर्फानी चोटियों पर बर्फ से ढके मोर्चों में पाकिस्तानी फौजी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। इनके चेहरों पर थकन ज़रूर थी, लेकिन हौसला पहाड़ों से भी ज़्यादा बुलंद था। कुछ जवान वापस तो आए, कुछ ताबूत में लौटे और कुछ ऐसे भी थे जो ना किसी कैदियों की लिस्ट में मिले, ना किसी कब्र में। वो गुम हो गए, जैसे बर्फ में उनके कदमों के निशान हमेशा के लिए मिट गए हों। ये कहानी है उन गुमशुदा हीरोज़ की जिन्हें कारगिल जंग के बाद वापस न लाया जा सका। कारगिल जंग 1999 में जो मई से जुलाई तक जारी रही, पाकिस्तान भारत के दरमियान एक मुख्तसर मगर शदीद मार्का था। इसकी शुरुआत उस टाइम हुई जब पाकिस्तान आर्मी के एक ख़ास यूनिट शुमाली लाइट इन्फेंट्री NLI और मुकामी मुजाहिदीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के भारतीय हिस्से में कई अहम चौकियों पर कब्जा कर दिया था। ये इलाके कारगिल में दराज, बतालिक और टाइगर हिल्स के आसपास थे। यहाँ के पहाड़ों की हाइट 16,000 फीट से भी ज़्यादा थी। सख्त सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और बर्फानी तूफान यहाँ मामूल की बात थी। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक धचका था, क्योंकि ये चौकियों पर कंट्रोल श्रीनगर से हाईवे को खतरे में डाल रहा था, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि ये कार्रवाई मकामी मुजाहिदीन ने की है, लेकिन भारत ने इसे बराह रास्त पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन करार दिया। दोनों तरफ शदीद लड़ाई हुई और दुनिया भर की नज़रें इस खित्ते पर जम गईं। कारगिल जंग की लड़ाई आम मैदान जंग से मुख्तलिफ थी। यहाँ फौजियों को न सिर्फ दुश्मन की गोलियों से लड़ना पड़ रहा था, बल्कि फितरत की बेरहम ताकतों से भी। इस जगह का टेम्परेचर अक्सर -20 डिग्री से भी नीचे गिर जाता था। किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ का सामान पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। जख्मियों फौजियों को निकालना और भी मुश्किल था, मगर पाकिस्तानी आर्मी के जवान महदूद वसाइल के बावजूद शुजाअत की मिसाल बने रहे। कई दिन तक तो बगैर गर्म खाने और आराम के वो सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने में डटे रहे। शिफ्क मौत का दरिया है, जो न सिर्फ कई मार्कों का वाहिद और खामोश गवाह है, बल्कि इनमें मारे जाने वाले जवानों की लाशों पर तनहा मातम कोना भी रहा। इंडिया के जेर कंट्रोल लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान के इलाके बिल्तिस्तान में दाखिल होने वाले दरिया शिफ्क का लफ्जी मायने भी मौत ही है। दोस्तों, आज से लगभग 26 से 27 साल पहले ठाटे मारता शिफ्क का शोर जो आम दिनों में दूर से सुनाई देता था, पाकिस्तानी और इंडियन तोपखाने की गोलाबारी घन गरज के आगे मध्यम पड़ गया था। और इसी दरिया के किनारे बर्फीली ढलवानों पर चंद लाशें बिखरी पड़ी थीं। इनमें एक पाकिस्तानी फौज के कप्तान फरत हसीब हैदर थे और दूसरे इंडियन फौज के कैप्टन हनीफुद्दीन। ये कारगिल ऑपरेशन के आखिरी दिन थे, जिनके दौरान दोनों मुल्कों की तरफ से सैकड़ों फौजियों ने बुलंदोबाला चट्टानों पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग में हिस्सा लिया जिसे इंडिया में ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान में ऑपरेशन कोहे पैमा का नाम दिया गया। ये जंग कई सेक्टर्स में तकसीम महाज पर लड़ी गई, जिनमें से एक दरियाई शिफ्क के साथ था। कैप्टन फरहत का ताल्लुक पाकिस्तान की 7 NLI रेजिमेंट, जबकि कैप्टन हनीफुद्दीन इंडिया की 11 राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर थे। और ये दोनों ऑफिसर अलग अलग मार्गों में अपनी जान गंवा बैठे। इंतहाई शदीद सर्द मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों और दो अफवाज की एक दूसरे पर मुसलसल गोलाबारी ने इनकी लाशों तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया था। कैप्टन फरहत हसीब ने इंडियन स्काउट्स के खिलाफ एक जवाबी हमला करना था। इनके साथ 11 जवान थे, जबकि वो खुद भी इस दस्ते की कमान कर रहे थे। कैप्टन फरहत ने कुछ घंटों में ही अपना टारगेट हासिल कर लिया था। उसी दौरान 24 इंडियन फौजी हलाक हुए। इससे पहले कि कैप्टन फरहत हसीब वापस अपनी चौकी की तरफ पलटते, बुलंदी पर मौजूद इंडियन चौकियों से तोपखाने की गोलाबारी शुरू हो गई और वो अपने साथियों समेत इसकी जद में आ गए। इस मार्के में 2 पाकिस्तानी जवानों के अलावा कोई जिंदा बच नहीं सका। उनमें से भी एक बाद में शहीद हो गया। बचने वाले वाहिद सिपाही मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक कैप्टन फरहत हसीब बड़ी बहादुरी से आखिरी दम तक लड़ते रहे। दोस्तों, इस वाकये से सिर्फ 3 दिन पहले ही इसी सेक्टर में इंडिया के कैप्टन हनीफुद्दीन पाकिस्तानी आर्मी से एक पोस्ट वापस लेने के लिए कार्रवाई पर निकले थे। इंडियन आर्मी तरतूक की चोटी पर बनी चौकियां वापस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। कैप्टन हनीफुद्दीन भी एक निडर फौजी की तरह बहादुरी से लड़ते रहे, मगर मिशन में कामयाब ना हो सके और जो चौकियां वो वापस लेने निकले थे वो हासिल ना कर सके। पाकिस्तानी फौजी दस्तों ने इनका हमला पसपा कर दिया था। कार्रवाई के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन अपने साथियों समेत जान से गए। ये इलाका इंडिया के अंडर कंट्रोल था। धाड़ते मारता दरिया शिफ्क की किनारे इनकी लाशें कई हफ्ते तक बर्फ पर बिखरी रहीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग मई से जुलाई 1999 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इंडिया के अंडर कंट्रोल कश्मीर के इलाके कारगिल और इसके करीब करीब बर्फानी चोटी पर लड़ी गई। दोस्तों, इस जंग में मरने वाले फौजियों की सही तादाद तो मालूम नहीं, मगर इंडिया में तकरीबन 500 से ज़्यादा फौजियों की
हलाकत हुई थी और पाकिस्तान में ये तादाद 300 से 500 के दरमियान बताई जाती है। 1999 की कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई, इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन इस जंग का एक इंसानी पहलू ऐसा भी है जो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा। दोस्तों, कारगिल जंग के इतने साल बाद भी ऐसे ख़ानदान आज भी मौजूद हैं जो इस जंग पर जाने वाले अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी मौत की खबर तो आ गई मगर वो खुद हज़ारों फीट की बुलंदी पर बर्फ़ की चादर तले न जाने किन मकामात पर दफन हो गए। दोस्तों, नेट पर मौजूद एक लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के 25 अफसरान कारगिल जंग के दौरान शहीद हुए थे, जिनमें 4 अफसरान के बारे में यह कहा गया कि इनको मिसिंग बुलेट किल्ड यानी जो लापता हो गए हैं, इन्हें शहीद तस्वुर किया जाए। दोस्तों, कारगिल जंग के पाकिस्तानी मुतासरीन जिन्हें भुला दिया गया, इनमें बुनियाल सेक्टर में कैप्टन अहसन वसीम सादिक, शिफ्ट सब इंस्पेक्टर में कैप्टन तैमूर मलिक, बनियाल सेक्टर में ही मेजर अब्दुल वहाब और टाइगर हिल्स पर मेजर अरशद हाशिम शामिल हैं। इनमें से कैप्टन तैमूर मलिक की मैयत भी बाद में पाकिस्तान पहुंच गई थी। इसी ही लिस्ट में कैप्टन अम्मार हुसैन और कैप्टन हसीब हैदर के नाम भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कारगिल जंग में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की डेड बॉडीज क्यों नहीं लाई गई और इनके घर वालों पर क्या बीती। दोस्तों, आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो यकीनन सुना होगा, जिनकी कारगिल जंग के दौरान बहादुरी की तारीफ खुद इंडियन आर्मी ने भी की। कर्नल शेर खान को पाकिस्तान का आला तरीन आर्मी एजाज निशान हैदर भी दिया गया, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान की जिंदगी के इस आखिरी ऑपरेशन में इनके साथ एक और ऑफिसर भी शरीक थे जो वापस नहीं आ सके। ये कैप्टन अम्मार हुसैन थे, जिनके नाम पर रावलपिंडी में चकराला गैरिजन 10 के सामने अम्मार शहीद चौक बनाया गया था। गुमान तो यही है कि कैप्टन अम्मार हुसैन टाइगर हिल्स पर ही दफन है। दोस्तों, कैप्टन अम्मार की वालदा का कहना है कि कैप्टन अम्मार हुसैन 14 जून 1999 को आखिरी बार अपनी वालदा से मिलने आए। वालदा का कहना है कि जब 15 जून को फोन आया तो हम परेशान हो गए। असल में 15 जून को कैप्टन अम्मार हुसैन की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई थीं और इन्हें वापस बुला लिया गया था। उसी रात अम्मार ने मेरे पास बैठकर सारी चेक बुक्स पर साइन किए। उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी अपनी कमजोरी बच्चों पर जाहिर नहीं होने दी, लेकिन आंसू देखकर अम्मार हुसैन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अम्मी, आप तो बड़ी बहादुर हैं। फिर मेरे सामने बैठकर मेरे घुटनों पर हाथ रखा और कहा कि अम्मी, आपने मुझे फौज में क्यों भेजा था, मुझे किसी दुकान पर ही बिठा देती। दोस्तों, तसव्वुर करें कि वो वक्त उस माँ के लिए क्या होगा जिसने बड़े नाजो मोहब्बत से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, आर्मी में भेजा और आज वही माँ अपने इस लख्त जिगर को इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए खुदा हाफिज कह रही है। दोस्तों, टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान आर्मी ने 3 डिफेंस लाइन बना रखी थी, जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C दिया गया था। इंडियन आर्मी 129 B पर इस डिफेंस लाइन को काटने में कामयाब हो गई थी। यहाँ टाइगर हिल्स की चोटियों पर सबसे बड़ी और अहम चौकी पर मेजर अरशद समेत 23 फौजी एहलकार मौजूद थे। जब इंडियन फौज ने 129 B पर कब्जा किया तो कैप्टन कर्नल शेर खान और मेजर अरशद की चौकी के दरमियान दिफाई लाइन खत्म हो चुकी थी। कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अम्मार हुसैन ने मेजर अरशद समेत दीगर साथियों को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन करना था 4 जुलाई को, और कैप्टन शेर खान अपने दोस्त कैप्टन अम्मार से इसी वजह से जा मिले। दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का प्लान बनाया। कैप्टन अम्मार की वालदा का कहना है कि इन्हें ये सारी बातें उस टाइम पर चौकी पर मौजूद लेफ्टिनेंट इकबाल और करीबी पोस्टों पर मौजूद आर्मी स्नाइपर ने इन अल्फाज में उसी दिन का अहवाल सुनाया। वालदा का कहना है कि अगर दोनों शेर खान और अम्मार हाथ उठा लेते तो बच जाते, मगर उन्होंने हथियार नहीं डाले और दोनों स्नाइपर की गोलियों से शहीद हो गए। अम्मार को सर और सीने और टांग पर गोली लगी थी और वो फिर गिर गए थे। इस जंग के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान की मैयत तो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई, लेकिन कैप्टन अम्मार और दीगर साथियों को इंडियन फौज ने टाइगर हिल्स पर ही दफन कर दिया। जंग खत्म होने के बाद इंडियन आर्मी ने कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया के लोगों को इलाके का विजिट करवाया और एक मकाम पर पाकिस्तानी परचम में लिपटी हुई मैयतों के नमाज जनाजा और तदफीन होते हुए दिखाई दिए। ये वो खबर थी जिसमें कैप्टन अम्मार की वालदा के दिल को कुछ तसल्ली मिली, जो मुसलसल ये चाहती थी कि इनके बेटे की मैयत वापस लाई जाए। उनका कहना था कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनसे वादा भी किया था कि कैप्टन अम्मार की डेड बॉडीज वापस लाई जाएगी, मगर अफसोस ये वादा ही रहा। मैंने काफ़ी दरख्वास्तें दी, टेलीफोन करती रही, मगर परवेज़ मुशर्रफ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ साल बाद SSG की रीयूनियन में वो मिले तो मैंने कहा कि आप तो वादा करके गए थे, मगर परवेज़ मुशर्रफ ने कोई जवाब नहीं दिया।
कैप्टन अम्मार की वालदा का कहना था कि मुशर्रफ ने वादा किया था कि वो कैप्टन अम्मार की बॉडीज़ को वापस लाएंगे, मगर नहीं हुआ तो मैं थक हार कर बैठ गई। फौज की तरफ से इनका बहुत ख्याल रखा गया और कैप्टन अम्मार को उनकी बहादुरी के बदले सितारा जुर्रात भी दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी में शोहदा पैकेज के जरिए किसी भी मुहाज पर शहीद होने वाले अफसरान और जवानों के अहले खाना की कफालत का मुकम्मल एक सिस्टम मौजूद है। कैप्टन अम्मार की वालदा का कहना है कि मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, मगर अब यकीन नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं, वो खुदा के पास चला गया है। अम्मार के यूनिट वाले और उनके कोर्समेट्स हर फंक्शन पर बुलाते हैं और हर खुशी और गमी में हमारे पास आते हैं। ऐसा लगता है कि एक अम्मार गया और मुझे कई अम्मार मिल गए। कैप्टन अम्मार की वालदा का कहना है कि फौज ने बहुत कुछ किया, अम्मार को सितारा जुरात भी मिला, ज़मीन भी दी गई, मगर ये पैसे, ज़मीन, फ्लैट, ये घर, ये सब चीज़ें बेटे का नेमुल बदल नहीं हो सकते। क्या मैं इन पैसों से कैप्टन अम्मार को खरीद के ला सकती हूँ? दोस्तों, कैप्टन अम्मार तन्हा ऐसे ऑफिसर नहीं थे जो बर्फ और चट्टानों पर अकेले दफन थे। ऐसे ही एक ऑफिसर मेजर अरशद भी थे जिनका ताल्लुक कराची से था। मेजर अरशद थे कि इन्हें किसी तरह इजाज़त मिल जाए और आखिरकार इन्हें इजाज़त मिल ही गई जब इन्हें बताया गया कि इनके दिफा के लिए टाइगर हिल्स की एक चोटी पर कैप्टन कर्नल शेर खान तैनात होंगे। तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर कैप्टन शेर है तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। मेजर अरशद का कहना था कि मैं इस चौकी का मुकम्मल दिफा करूंगा और अगर ऐसा ना कर सका तो वापस नहीं आऊँगा। 4 जुलाई का दिन जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन मुआहदे के बावजूद मुहाज पर लड़ाई जारी थी। पाकिस्तानी आर्मी जब वापस लौट रहे थे तो मुसलसल इंडियन गोलाबारी का सामना था। 5 जुलाई को कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अम्मार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अरशद की पोस्ट तक रसाई तो हासिल कर ली, मगर बीच में ही इंडियन पोस्ट के खात्मे की भी कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। 1999 कैप्टन फरहत हसीब और हैदर गुल कारगिल जंग पर इकबाल पोस्ट पर पहुंचे थे। ये तरतूक का इलाका था जहां चोटियों पर बनी चौकियों पर कंट्रोल पर शदीद लड़ाई जारी थी। कैप्टन फरहत हसीब हैदर का ताल्लुक पंजाब का इलाका तलागंग से था। इनके आबाई घर के बेशतर कमरों पर अब ताले पड़े हुए हैं, मगर यहाँ अब भी एक शख्स ऐसा है जो कहीं और जाने के ख्याल से नाराज हो जाता है। ये कैप्टन फरहत हसीब हैदर के वालिद साहब हैं। बढ़ती हुई उम्र और बीमारियों ने इनकी कुव्वत गोयाई और याददाश्त को बुरी तरह मुतासर किया है, मगर इनको वो लम्हा आज भी याद है जब वो आखिरी बार अपने बेटे से मिले थे। कैप्टन फरहत के वालिद का कहना है कि मुझे अब भी लगता है कि वो आ जाएगा, और ये कहते हुए वो रो पड़े। कैप्टन फरहत हसीब की शहादत की खबर मिलने के कुछ ही अरसे बाद वालिद को दिल का दौरा पड़ा और बीमारियों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जबकि वालदा जो एक हसमुख खातून थी अब संजीदा और कम गो हो गई हैं। दोस्तों, कैप्टन फरहत जिस महाज पर गए वहां से इनके एक साथी जिंदा वापस आए जिनका नाम सुलेमान था। सुलेमान का कहना है कि कैप्टन फरहत अपने साथियों को लीड कर रहे थे, फिर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर फायरिंग शुरू की। कुछ ही देर में कैप्टन फरहत ने कामयाबी से इलाका क्लियर करवा लिया, मगर फिर वो बुलंदियों पर मौजूद इन इंडियन चौकियों की गोलाबारी की जद में आ गए। इस इलाके में ना तो कोई रुकावट थी और ना ही कोई बड़े पत्थर जिसकी वजह से वो दुश्मन की फायरिंग से बच सकते। ये तकरीबन चटियल इलाका था, इसलिए कैप्टन फरहत और इनके साथी इस गोलाबारी से ना बच सके। बस सिर्फ 2 सिपाही बचे, जिनमें से एक जख्मों की ताब ना लाकर हलाक हो गए, जबकि दूसरे सुलेमान नामी सिपाही ने बताया कि कैप्टन फरहत हसीब ने इंतहाई दिलेरी के साथ मुकाबला किया। कैप्टन फरहत हसीब की बॉडी की वापसी के लिए कोशिशें तो की गई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये सोचते थे कि क्या खबर कोई मौजज़ा हो जाए और वो वापस आ जाए, मगर अब वो नहीं है और पता भी नहीं, यानी सुनी सुनाई बात है। उम्मीद रहती है कि शायद कैप्टन वापस आ जाए, मगर अब इतना अरसा गुजर गया है कि वक्त ने जख्म कम कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से इस जंग में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की डेड बॉडीज वापस नहीं आई। ऐसी ज्यादातर बॉडीज हैं जो वापस लाई गई थी। असल में इन इलाकों में डेड बॉडीज वापस न आने की बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस जंग की एक और अहम बात यह थी कि हुकूमत ने फौजी ट्रुप्स वापस बुलाने का फैसला तो कर लिया था, मगर ये एक गैर मशरूत मुआहदा था। इसमें सीज फायर तक शामिल नहीं था। जंग बंदी के बगैर ही फौज वापस बुलाने का फैसला, जो गलत और बहुत मोहलिक साबित हुआ। आमतौर पर जब जंग के खात्मे का ऐलान किया जाता है तो फायर बंद के मुआहदे तय पाते हैं और फौजी दस्तों को इतला दी जाती है कि फला सुबह फायर बंदी हो जाएगी और उसके बाद ट्रूप्स वापसी की तैयारी करते हैं। मगर कारगिल जंग में सीज फायर नहीं किया गया। किसी भी जंग या फौजी ऑपरेशन के बाद ये रूल्स हैं कि ट्रूप्स ग्रुप की शक्ल में वापस आने के बजाय 2 या 3 एहलकारों पर मुश्तमिल छोटी छोटी टोलियों में सफ़र करते हैं।
एक पॉइंट बना दिया जाता है कि इतने किलोमीटर बाद दूसरी जगह सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा दुश्मन के वार से बचने के लिए किया जाता है ताकि वो सबको एक ही जगह एक ही बार निशाना ना बना सकें। मगर कारगिल में जब सीज फायर के बगैर वापसी का अमल शुरू हुआ तो इंडियन आर्मी ने इससे फायदा उठाया और हमारे 2-2, 3-3 की टोलियों पर आते फौजियों को गोलाबारी का निशाना बनाया, जिनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ये पता लगाना नामुमकिन था कि वो कहाँ हैं और किस इलाके में फायरिंग का निशाना बन रहे हैं। इसी तरह कैप्टन तैमूर मलिक की डेड बॉडी भी पाकिस्तान वापस पहुंची। पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन तैमूर मलिक पाकिस्तान आर्मी के 38 आज़ाद कश्मीर और 3rd NLI बटालियन के साथ वाबस्ता थे। कैप्टन तैमूर 27 जून 1999 को शिफ्ट के सब सेक्टर में एक कार्रवाई के दौरान इंडियन गोली का निशाना बने। कैप्टन तैमूर मलिक के वालिद भी पाकिस्तान आर्मी से बतौर कर्नल रिटायर हुए थे। दोस्तों, इसी जंग में दर्जनों पाकिस्तानी फौजी ऐसे भी थे जो लड़ाई के दौरान लापता हो गए थे। कुछ की तो लाशें दुश्मनों के कब्जे में चली गईं और वो वापस नहीं मिल सकीं। इस कारगिल जंग के दौरान वो लापता फौजी जिनके घर वाले आज भी ये कहते हैं कि उनके लिए जंग आज तक ख़त्म नहीं हुई, जिन्होंने बेटों की वापसी की इस उम्मीद पर दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं किया। बीवियां जो हर फ़ोन कॉल पर ये सोचती हैं कि शायद ये इनके शौहर की खबर हो। बच्चे जिनके लिए बाप की याद बस एक तस्वर और एक चंद ख़त हैं। इनमें से कई ख़ानदान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बिल्तिस्तान में आर्मी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। कुछ को बस इतना ही जवाब मिला कि वो महाज पर लापता हो गए। कारगिल जंग के बाद दुनिया भर के मीडिया में कैदियों और लापता फौजियों का मसला उठाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में दोनों मुल्कों से मुकम्मल मालूमात फराहम करने का मुतालबा किया गया, लेकिन कुछ फाइल आज भी अलमारियों में बंद हैं। कारगिल जंग को ख़त्म हुए 26 से 27 साल हो चुके हैं। पहाड़ अब भी बर्फ़ों से ढके हुए हैं, लेकिन इन बर्फ़ों में दफन कहानियाँ कभी नहीं पिघली। ये गुमशुदा फौजी सिर्फ गिनती के नाम नहीं बल्कि कहानियाँ हैं, हौसले की, कुर्बानी की और इस इंतज़ार की जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। कारगिल के लापता फौजी शायद कभी वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ, इनका हौसला और इनकी याद हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग के असल ज़ख्म महाज पर नहीं बल्कि इनके घरों में लगते हैं, जहां कोई हमेशा इंतज़ार करता रहता है और दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि शायद वो आज आ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो जवान जो अब हम में नहीं हैं, हमें चाहिए कि हम इनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें और इन जैसे हीरो को हमेशा अपने दिलों में ज़िंदा रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।